गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थोड़ा सा आयुर्वेद से शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद का टॉपिक है, तो इसमें आयुर्वेद का प्रिंसिपल क्या है पहला ये देख लेते हैं, और उसके बाद वो ओवरऑल अप्रोच कैसी होनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे जीवन में, वो उसका क्या प्रैक्टिकल ज्ञान को कैसे हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में अपनाएंगे वो देख लेते हैं। तो पहले डॉक्टर ज्योति आप थोड़ा आयुर्वेद का प्रिंसिपल बताएंगे। हम आज ये स्वास्थ्य चर्चा चला रहे हैं कुछ हफ्तों से, जिसमें हम आयुर्वेद की थोड़ी बात करते हैं, फिर वो आयुर्वेद को कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वात पित्त और कफ की बात कर लेते हैं कि कुछ नए लोग भी हमारे साथ हैं। वात वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये तीन चीजें हैं जो हमारे हमारे जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। हमारा स्वास्थ्य रहना इस पर निर्भर रहता है। वात मतलब क्या, जो हमारा 5 महाभूतों से हम बने हैं सभी लोग, ये दुनिया भी 5 महाभूतों से बनी है। तो वात प्रिंसिपल में क्या होता है, जो आपका वायु और आकाश तत्व है उसका ज्यादा प्रभाव रहता है हमारे ऊपर। पित्त में क्या होता है, अग्नि और जल, इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। ये अग्नि जल जो आप देखते हैं वो नहीं, ये तत्व है, महाभूत है। और कफ दोष में क्या होता है, कफा में पृथ्वी और पानी ठोस है, इसका असर होता है हमारे अंदर, उसका असर आता है। इनको बैलेंस कैसे करते, अगर रोजमर्रा की जीवन में अगर देखें तो ये 6 स्वाद बताए गए हैं: मधुर, आम्ला, लवण, कटु, तिक्त, कषाया। स्वीट, सोर, साल्टी, पंजेंट, बिटर, स्ट्रिंजेंट। इन अगर हमारी डाइट में इनका सही मिश्रण हो तो हम वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं। पर मात्रा अलग होगी, पित्त के लिए अलग, कफ के लिए अलग और वात के लिए, तीनों के लिए अलग अलग मिश्रण होगा। किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। वो तो हम जान सकते हैं जब हम अपनी नाड़ी परीक्षा कराएं, अच्छे से देखें। और जो 7 धातु है, जो भी हम खाना खाते हैं पचाते हैं तो 7 धातु बनती हैं: रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि एंड शुक्र। ये 7 धातु हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इसके बारे में जी डॉक्टर ज्योति थोड़ा सा बता दीजिए, लिटिल यू कैन। हमारे रक्त धातु plays a major role in our body. हम जो भी हम कर सकते हैं, हम कुछ भी चीज हमको एनर्जी चाहिए वो रस से ही मिलता है। फर्स्ट धातु द रस धातु, आफ्टर whatever you are taking, whatever type of food you are taking, that quality of food gives that much nutrition that plays a major role in our body. And not only the quality of food, it depends also on the Agni. When Agni is dominant, that Bhaiya was telling the Pitta dosha, when the Agni is dominant, that is the time we should have ahara. It is not we don't feel appetite, but we stuff, then proper rasa will not form. So it's very important that when you feel good hunger, then only we should take. Ayurveda's main principle is swasthasya swasthya rakshanam, aturasya vikara prashamanam. So to maintain the health of healthy individual is the prime principle of Ayurveda.
how to maintain it. It's with ahara and vihara. That is of what we take in as a food and what are the activities we do that plays a major role. So हाँ friends, right is harmful. हाँ, बहुत सुंदर। तो डॉक्टर ज्योति बता रही हैं। डॉक्टर ज्योति का मैं परिचय भी दे देता हूँ। डॉक्टर ज्योति हमारे आयुर्वेद में जो रिसर्च का डिपार्टमेंट है उसको सँभालती हैं। जो भी हम दवाइयाँ देखते हैं उनमें उनका योगदान रहता है। शीशी तत्व की दवाइयाँ, है ना? तो रक्स रक्स रक्त बता रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं अगर भूख सही से लगे तो रसा बनता है और उससे रक्त बनता है और ऐसे ट्रांसफॉर्म होता रहता है। मांस, फिर मैदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र फाइनल बनता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ओबेसिटी। तो आयुर्वेद इसके बारे में डॉक्टर ज्योति क्या बोलता है? कैसे हमारा ओबेसिटी होती है? कैसे हम मोटापा बढ़ता है? Yeah. तो सही टाइम पे हम आहार नहीं लेते हैं, भूख ठीक से नहीं है, तो फिर जो भी हम लेते हैं वो फैट बन जाता है. Like we have due to our daily routine, we are so busy in our life. We are not paying attention, especially for our dinner. So I hope how many of you have dinner at after 8 o'clock? Can raise your hand. So many of you might be having after 8 o'clock. 8 बजे के बाद में जो भी खाना खाते हैं रात में वो अच्छा नहीं है. तो आयुर्वेद बोलते हैं सूर्य अस्तम के पहले खाना खाना है. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट इन द practical life, but at least we should have earlier at 7 o'clock before. So whatever we have after, जो हम खाते हैं 7 बजे के बाद वो हमारा बॉडी शरीर पे आम बन जाता है. आम बनने के बाद तो धातु, सारा धातु विशेड हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा. उसके वजह से हमारा बॉडी में वेट बढ़ जाएगा. वो तो बॉडी बिकॉज ऑफ फूड. अच्छा, म्यूट हो गए आप. सो सेकेंड इज द स्ट्रेस. हम अभी क्रिया रेगुलर करेंगे या साधन रेगुलर करेंगे, मन शांत रहता है. तो हम हमारा रेगुलर रूटीन में हम काम के वजह से स्ट्रेस बढ़ता है. जिसके कारण भी हमारा वजन इंक्रीज होता है. आहार एंड विहार में हम फोकस करना पड़ेगा. जो आहार रात में लेट खाते हैं वो मेद धातु को वृद्धि बन के और बॉडी में ओबेसिटी आ जाता है. और विहार में जो भी एक्टिविटीज हम बैठ के और योगा नहीं करते हैं, हम रेगुलर वॉकिंग नहीं करेंगे तो मेरा वृद्धि हो जाएगा. तो उसके वजह से हमारा बॉडी में वेट बढ़ जाएगा. तो ये दोनों चीज आहार और विहार दोनों में ख्याल रखना पड़ेगा. एंड ऑल्सो ऑन द माइंड that plays like how to avoid it, how we can balance it. As I told you earlier that we have to pay attention to our Agni. Once you have your Agni is very good, have a limited quantity. Ayurveda says that Anjali Pramana, that is this much of quantity. Anjali Pramana should not be in this space. It should be in the much of quantity. If we have it properly in timing, then it will not best the vriddhi to medadatu. And also we should probably avoid the gluten food like of maida और रात में हेवी फूड लेना है. ड्राई फ्राइड आइटम्स जो भी है वो अवॉइड करना पड़ेगा. एंड स्वीट्स विल इंक्रीज. हाँ, तो मैं हिंदी में बता देता हूँ. तो मेदा धातु जो हम देखते हैं 7 धातु हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उसमें मेदा धातु जो कफ दोष होता है वहां पे मेजर उसका प्रभाव है. तो जब हमारा मेदा धातु कब बढ़ेगा? जब वो मेद से दूसरा जो कन्वर्ट होना था कन्वर्ट नहीं होता, वहीं रुक जाता है, उसमें ब्लॉक हो जाते हैं. तो वो वहां पे ही, जैसे आप मान लो कि कुछ पानी है, कहीं किसी गुब्बारे में पानी है ना? और वो गुब्बारे से निकल नहीं सकता, पानी भरता जा रहा है तो मोटा होने लगता है. तो ऐसे ही मेदा धातु से अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही नेक्स्ट धातु में,
तो वो फिर बढ़ने लगती है। तो इसलिए ये होता क्यों है? क्योंकि अग्नि आपकी उम, कम हो गई, जो आपकी पाचन शक्ति वो कम हो गई और वो पाचन शक्ति से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पे बढ़ने लगता है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। और मेदा द इसको कैसे कम करें? तो सबसे पहले हमें कफ को बैलेंस करना है। जब हम कफ को बैलेंस करते हैं, तो आसान हो जाता है। तो कफ को बैलेंस कैसे करेंगे? कफ़ा की बात हम कर चुके थे। तो हमें वार्म, फ्रेश, है ना? थोड़ा-सा स्पाइस वाला थोड़ा-सा खाना खाना है, समय से पहले 7 बजे से पहले खाना है क्योंकि बाद में वो हमारा जो वो चेंज हो जाता है पीरियड। तो ये सब चीज़ें हम करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तो क्या करना है सुबह आयुर्वेद के हिसाब से आप जल्दी से शुरू करो तो पानी थोड़ा पी लो, पेट साफ हो, सही समय पे अपना खाना भोजन लो। 7 बजे से पहले डिनर करना ही है, आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपको मोटापे से करना है और रात को जो डिनर लेना है, वो हल्का लेना है। दिन में आप अच्छा भारी खाना करो, रात को थोड़ा हल्का करें। तो ऐसा आयुर्वेद बता रहा था, डॉक्टर ज्योति ये बता रही थी। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है आपका, उसके हिसाब से खाना वात, पित्त, कफ। अगर आप अपनी नाड़ी परीक्षा कराएँगे, चेक कर पाएँगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो आप करें उसके हिसाब से। जब कफ दोष है मेधा में और आपके अंदर कफ की प्रवृत्ति है, तभी आपके अंदर ओबेसिटी का प्रॉब्लम आता है, मोटापा आता है, तो आपको योगा, प्राणायाम, क्रिया करनी है ना? यही सब बात बता रही थी और सोने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या सही से सो रहे हैं, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। अगर ठीक से हम सोएँगे, कफ़ा सुबह 6 बजे से पहले उठ जाएँगे, सुबह 6 बजे से बोलते हैं कफ़ा काल शुरू हो जाता है, उससे पहले उठ जाएँगे तो आसान हो जाता है और कभी-कभी फास्ट कर सकते हैं। ये सब और तनाव बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। उससे कम्फ़र्ट मिलता है, तनाव से हमें लगता है कि तनाव दूर हो गया, पर होता क्या है शरीर तनाव दूर हुआ तो नहीं हुआ पता नहीं चला पर शरीर में मोटापा आ जाता है। तो तनाव को बट घट आप कैसे अवॉइड करेंगे? ध्यान से, मेडिटेशन से, है ना? जब एडवांस कोर्स करते हैं, क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप तनाव को हटा सकते हैं। और कुछ आयुर्वेद में हर्ब्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो हर्ब्स होती हैं, जो गुगलू है, कलौंजी है, त्रिकटु है, शिलाजीत है। शिलाजीत को लोग बोलते हैं कि ऊर्जा कारक है, ऊर्जा कारक क्यों है? कि मेद को वो बदल देता, कन्वर्ट कर देता है धातु में, है ना? डॉक्टर ज्योति इसको बताइए, फिर डॉक्टर श्वेता पूरा ओवरव्यू बताती हैं। हर्ब्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, हाँ, ऐसे ही। तो हमको मेदा और कफा को बैलेंस करने के लिए लहसुन डेली आहार में लहसुन ले सकते हैं। आयुर्वेदा एडवोकेट लाइक गरम गुनगुना पानी ही पीना है। हमको सुबह से रात तक जो भी हम लेते हैं वो गरम होना चाहिए और लाइट फूड लाइक कफा है तो लहसुन लेना है, शुंठी लेना है और मिर्च लेना है और बॉडी में वेट बढ़ रहा है तो भैया ने सही बताया कि गुगलू लेना है, शिलाजीत ले सकते हैं और हमारे शिशु तत्व का एक टैबलेट भी है एंकोलिन बोल के, वो भी हम ले सकते हैं। हाँ, तो एंकोलिन पे तो हम लोगों ने साथ मिलके काम किया था हाँ, यस, कुछ साल पहले। यस भैया। तो हाँ, इसमें लहसुन गुगलू सब डाल हाँ, उसमें सब मिक्स है। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, डॉक्टर श्वेता तो आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए सबको और आपका व्यू क्या है? जी भैया। मैं डॉक्टर श्वेता अग्रवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हूँ और आज योगी जी की परमिशन से और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि इस स्टेज पर मुझे आने का मौका मिला। डॉक्टर ज्योति और योगी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं एक फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आई हूँ वेट लॉस। इसमें जितना भी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, ये सब हमारे नेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हमारे जो
जर्नल्स हैं डाइट के, उनसे और हमारे आयुर्वेदा से भी इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ और मैं पिछले 15-20 साल से आयुर्वेदा खुद फॉलो करती हूँ। तो मुझे पता है कि इसके क्या बेनिफिट्स है और हमारी लाइफ को ये किस तरह चेंज कर सकता है। तो हम लोग आज बेसिकली बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, यानी मोटापे के बारे में। मेरी आवाज क्लियर है ना? बहुत अच्छी आवाज है। जी ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मोटापे को हम कैसे जान सकते हैं कि हमको मोटापा है कि नहीं है ना? तो हमको कंफ्यूजन रहता है, हम सब सोचते रहते हैं हम मोटे हैं, है ना? तो बॉडी मास इंडेक्स अपना आप गूगल से निकाल सकते हैं। 24 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, और 30 से ज्यादा है तो ओबेस हैं। ओबेस यानी मोटे हैं, ठीक है? और करीब करीब आपके लेडीज जेंट्स दोनों के लिए यही फॉर्मूला लागू होता है। और आप में से कितने लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है आजकल कि मोटापा बढ़ते जा रहा है? हम लोग यहाँ पे दोनों साइड बात करेंगे ना, केवल मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है? तो चैट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी से, आप लोगों को कितने लोगों को महसूस हो रहा है कि मोटापा बहुत बढ़ते जा रहा है, आसपास काफी मोटे लोग दिखाई देने लग गए हैं। यस लगता है तो यस टाइप करिए, नो लगता है तो नो टाइप करिए। ओके, काफी लोगों का यस का रिप्लाई आ रहा है ना, तो आप सभी सहमत हैं इस बात से कि मोटापा बढ़ रहा है। सिर्फ निकिता एक बीच में थी और एक आध लोग और जिनको लग रहा है कि मोटापा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? आप में से काफी लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि डायबिटीज बढ़ रही है। कितने लोगों को लग रहा है कि उनके परिवार में, उनके आसपास के लोगों में डायबिटीज है? अगर आपको लग रहा है तो यस टाइप करिए, नहीं लगता है तो नो टाइप करिए। ओके, यस यस, मैक्सिमम लोगों ने अभी तक यस कहा है कि आपको लग रहा है डायबिटीज बढ़ रही है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप आसपास मोटे बच्चे देख रहे हैं? चाइल्डहुड ओबेसिटी नजर आ रही है आपको? आपको बच्चे आजकल ज्यादा मोटे नजर आ रहे हैं? मैनी यस। कुछ लोगों को नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी लग रहा है कुछ लोगों को। ओके, हाँ, तो बहुत हम ज्यादा सब भी। सहमत हैं इस बात से कि मोटापा बढ़ रहा है एक ओवरऑल रेट के तौर पे देखा जाए तो। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापा यूनाइटेड स्टेट्स में है, अमेरिका में, और भारत भी बहुत तेजी से टॉप मोस्ट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो तरक्की हम जी भैया, तरक्की मोटापे की तरफ चल रही है, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं भैया, आपके जैसे लोग हैं और जो इतना अच्छा योगा सिखा रहे हैं तो जरूर रिवर्सल होगा। हम रहेंगे फिट तो देश रहेगा फिट। यस यस, यही टैगलाइन होनी चाहिए हमारी। तो हम आज क्यों ओबेसिटी के बारे में यहाँ बात करने आए हैं, पहले 2-3 लाइन में इसको समझ लेते हैं कि क्यों ओबेसिटी, मोटापे के बारे में बात करना इतना महत्वपूर्ण है। मोटापा आपको डायबिटीज दे सकता है, डायरेक्ट रिलेशन है मोटापे का और डायबिटीज का। जितने लोग डायबिटीज डिटेक्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवरवेट है और ओबेज हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन है हाइपरटेंशन से, हार्ट डिजीजेस से और स्ट्रोक से। पीसीओडी करके यंग बच्चियों में और यंग लेडीज में बीमारी आ रही है, उससे डायरेक्ट रिलेशन है। थायराइड से रिलेशन है, और आपको विश्वास नहीं होगा ये जानकर कि लेडीज में जो ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर्स बढ़ रहे हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशन मोटापे से है, ठीक है? ये सब रिसर्चेस के आधार पर हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है? और एक इंटेस्टाइन यानी हमारी आंतों का एक कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर, उसका भी डायरेक्ट रिलेशन मोटापे से देखा गया है। तो इसका मतलब है कि मोटापा हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और आज हम इसीलिए यहाँ बात करने आए हैं कि हमको ये मोटापा अपने जीवन से कैसे हटाना है। हो सकता है मैं चूंकि गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो हो सकता है मैं बात में ये लेडीज को ऐसा करना चाहिए ऐसा मैं बोल दूं, लेकिन यहाँ पे हम जितनी भी मैक्सिमम बातें करेंगे वो लेडीज और जेंट्स दोनों पे बराबर लागू होती हैं। तो ऐसा यहाँ पे जो पुरुष वर्ग है वो बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज सिर्फ लेडीज के लिए है। ये मैक्सिमम चीज यहाँ पे जितनी भी बताई जाएंगी वो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है? पैनल पे 2 महिला हैं तो एक पुरुष भी है। पैनल में योगी भैया सबसे फिट है हम सबके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 10 टिप्स फॉर वेट लॉस देने वाली हूँ, है ना? तो जो 10 टिप्स फॉर वेट लॉस हम बात करने वाले हैं, ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है। अगर आप में से कोई डायबिटीज है तो उनका डायबिटीज कंट्रोल होगा इससे। अगर आप में से किसी को और दूसरी बीमारियां है, इंडाइजेशन है, गेस्ट्राइटिस है, वो कंट्रोल होगा इससे, और वेट लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जितनी भी बात कर रहे हैं हम, ये आपके ओवरऑल बॉडी के इंप्रूवमेंट के लिए। आपको यदि मोटापा और डायबिटीज नहीं है तो भी अगर आप इसको लागू करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर होगा,
और आपका बॉडी आपको ज्यादा हेल्दी और एक्टिव फील होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 10 टिप्स में से शुरुआत की टिप्स पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट 2 टिप्स के बारे में हम इकट्ठा बात करेंगे। पहला टिप है नो प्रोसेस्ड शुगर और सेकंड टिप है जीरो पैकेज्ड फूड। क्लियर है? नो प्रोसेस्ड शुगर एंड सेकंड है जीरो पैकेज्ड फूड। इन दोनों के बारे में हमको इकट्ठा बात करना इसलिए जरूरी है कि दोनों कनेक्टेड है। आप में से कितने लोग सुबह उठकर सबसे पहले या पानी पीने के बाद चाय बिस्किट लेते हैं? टाइप करिए यस और नो। और हमको यहाँ ट्रूथफुल रहना है ना, सिंसियर रहना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। यस नो, यस यस, नो नो नो, यस नो। मिक्स है। हाँ, जो कोर्स कर चुके हैं तो वो शायद छोड़ चुके हैं। हाँ, तो टी एंड वेलनेस या हैप्पीनेस। ओके, ओनली टी। ओके, तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ब्राउन शुगर कम्स इन विच कैटेगरी? इट इज आल्सो प्रोसेस्ड शुगर। इट कम्स इन फर्स्ट टिप, नो टू प्रोसेस्ड शुगर, जीरो प्रोसेस्ड शुगर। ओके, तो हम पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। जीरो शुगर, जीरो पैकेज फूड हमने क्यों बोला? आपको योगी जी मैं थोड़ा थोड़ा साइंस समझाते जाऊं सबके पीछे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ओके, तो हमारी बॉडी जो है ना, आपने इंसुलिन का नाम बहुत सुना है, बार बार सुनते रहते हैं इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, है ना? डायबिटीज वालों को इंसुलिन लगाना पड़ता है। बट हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन मैकेनिज्म है। जब भी आप कुछ भी खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होता है। आप समझ रहे हैं? जब भी आप कुछ भी खाते हैं इंसुलिन रिलीज होता है। पर जब आप प्रोसेस्ड शुगर खाते हैं, पैकेज्ड फूड्स खाते हैं, तो सडन राइज ऑफ इंसुलिन होता है। क्योंकि जो सडन राइज ऑफ शुगर हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को बॉडी को एकदम तेजी से रिलीज करना पड़ता है। लेकिन जब आप गाजर खाते हैं या सैलेड्स खाते हैं तभी भी इंसुलिन रिलीज होगा, पर बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होगा, वो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी को हर चीज पल्स के रूप में चाहिए होता है। पल्स का मतलब होता है कि किसी एक समय पे उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, बाकी समय में उसकी क्वांटिटी लो होना चाहिए। जैसे कि हम हार्मोन सिस्टम की बात करें तो जितने भी हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये जितने हमारे बॉडी के काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, इनकी सबसे ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में सुबह के समय होती है, 4-5 बजे के करीब। ठीक है, तो हमारा जो और फिर बाकी समय पे वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी को हर चीज पल्स के रूप में चाहिए होती है, यानी किसी समय पे बॉडी को वो चाहिए, बाकी समय में उसमें बॉडी में उसकी मात्रा कम हो जानी चाहिए। सेम अप्लाइज विद इंसुलिन। किसी समय पे इंसुलिन बढ़ना चाहिए पर बाकी समय पे इंसुलिन कम होना चाहिए, पर हम इंसुलिन किसी भी समय पे कम नहीं होने देते हमारी बॉडी में। क्यों? हम हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहते हैं। समझ में आई बात? तो इंसुलिन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि शुगर को मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है। अगर हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो इंसुलिन लगातार बनती रहेगी, और लगातार बनती रहेगी तो आपका जो ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहा है वो कमजोर हो जाएगा। आप डॉक्टर साहब यही बोलने बता रहे हैं ना? इसमें एक ताला चाबी का मैकेनिज्म समझाया जाता है। जैसे कि ताला चाबी होती है, वो ताले को खोलने के लिए होती है। इंसुलिन एक चाबी है जो हमारी कोशिकाओं का द्वार खोलती है ग्लूकोज को अंदर डालने के लिए। लेकिन जब कंटिन्यू दिन भर इंसुलिन रिलीज होता है तो हमारी बॉडी इंसुलिन को मतलब इतना पहचान जाती है कि उसको ओपन होने, उसको चाबी को लगने ही नहीं देती, लॉक लग जाता है कोशिकाओं में। तो वो इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता, हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको बॉडी को शुगर फ्री पीरियड देना पड़ेगा और ऐसी चीजें खाना बंद करेगा जिससे सडन राइज ऑफ शुगर होता है। ठीक है, तो जितनी भी आप एम्प्टी कैलोरीज खा रहे हैं, एम्प्टी कैलोरीज मतलब जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, वो हमारी बॉडी में सडन राइज ऑफ शुगर करती हैं और बहुत ज्यादा इंसुलिन के सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एम्प्टी कैलोरीज खाना बंद करना है। तो इसका मतलब है कौन कौन सी चीजें मैं नाम लेते जा रही हूँ। ठीक है, चाय में चाय पत्ती का नुकसान है वो अलग है, हम यहाँ सिर्फ शुगर की बात कर रहे हैं अभी।
चाय पत्ती का एक अलग सेपरेट टॉपिक है जिस पे हम कभी बात कर सकते हैं या योगी जी कभी समझा सकते हैं आपको। हम यहाँ पे शुगर की बात कर रहे हैं। तो शुगर यानी कि प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड फूड किस किस चीजों में है, तो मैंने लिस्ट बनाई है थोड़ी सी आपके लिए। ब्रेड, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो, मल्टीग्रेन ब्रेड हो या व्हाइट ब्रेड हो, एनी ब्रेड इज पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड। सेकेंड, बिस्किट्स, जितने तरह के बिस्कुट हैं आपके लिए बहुत सारी कंपनीज बोलती हैं ये मल्टीग्रेन बिस्किट्स हैं, कोकोनट बिस्किट्स हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। जो भी बिस्किट्स है वो इतना चिकना पिसा हुआ आटा होता है, दैट इज लाइक मैदा एंड इट इंक्रीजेस योर ब्लड शुगर वेरी फास्ट। और आप में से कुछ लोग जब डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है तो आप लोग मैरीगोल्ड बिस्किट पे शिफ्ट हो जाते हैं, है ना? कुछ लोगों ने किया है ऐसा। हाँ, तो ये सब बुद्धू बनाने का तरीका है। हम अपने आप को भी बुद्धू बनाते रहते हैं और दूसरे लोग भी हमको बहुत बुद्धू बनाते रहते हैं। सब कंपनीज भी हमको बुद्धू बना रही हैं, ठीक है? तो डोंट बी शिफ्टेड टू मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड मतलब मेरा पर्सनल किसी कंपनी से ऐसा नहीं है, बट चूंकि ये इतना कॉमन है, हर घर में रहता है, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा। तो बिस्किट इटसेल्फ इज अ वेरी बैड थिंग। अगर दुनिया को कोई सबसे खराब चीज इंट्रोड्यूस की गई है तो वो है चाय और बिस्किट, ठीक है? तो आप जितना बिस्किट्स तो आप पूरा बंद कर दीजिए और चाय को धीरे धीरे मात्रा कम करने की कोशिश करिए और बिना शुगर का एटलीस्ट पीना शुरू करिए, तो एटलीस्ट शुगर से आप बच जाएंगे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे। थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट्स हमारे हो गए, 0 शुगर एंड 0 पैकेज फूड। हमारा थर्ड पॉइंट है 2 मील्स अ डे, 2 मील्स पर डे। 2 मील्स का मतलब, मील्स में हम क्या खाते हैं? मील्स का मतलब अनाज होता है। अब आप सुबह चाय बिस्किट खाते हैं, वो एक बार अनाज हो गया। फिर आप ब्रेकफास्ट करते हैं 9 साढ़े 9 बजे, वो दूसरा सेकेंड टाइम अनाज हो गया। चलते फिरते 11-12 बजे कुछ खा लेते हैं, तीसरे टाइम हो गया। फिर आप लंच लेते हैं 2-2:30 बजे, फिर चौथे बार हो गया। 5वीं बार शाम को आप फिर चाय के साथ स्नैक्स लेते हैं, वो 5वीं 6वीं बार हो गया। फिर आप डिनर करते हैं 8 साढ़े 8 9 बजे। तो सो मेनी टाइम्स आप बॉडी का जो मशीन है उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। पहली बार का ही, जैसे उन्होंने डॉक्टर ज्योति ने भी बताया कि एक जब तक हमें बहुत अच्छे से भूख ना लगे हमें नहीं खाना है। जब आप 2 मील्स अ डे पे शिफ्ट होंगे तब आपको पता चलेगा कि भूख क्या होती है। आपने बहुत दिनों से भूख का शायद अनुभव भी नहीं किया होगा, और जब आप बिना भूख के खाते हैं तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है ना? तो टाइमिंग के बारे में हम बात करेंगे कि ये मील्स की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये हम अगली बार अभी 8वें 9वें पॉइंट पर हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप 2 मील्स पर डे का मतलब समझ गए? कितने लोगों को 2 मील्स पर डे समझ में आ गया? इसमें फ्रूट्स इंक्लूडेड नहीं है, सैलड्स इंक्लूडेड नहीं है, नारियल पानी नहीं है, छाछ मठा इंक्लूडेड नहीं है, ये सब इसके अलावा है। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि खाने को कुछ नहीं मिलेगा, है ना? ठीक है? तो 2 मील्स अ डे, ओके? तो आप हम जो 3 मील्स पर डे, मेजर मील्स 3 पर डे खा रहे हैं, एक तो हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हैवी लंच करते हैं, फिर ऑलमोस्ट हैवी डिनर करते हैं। इसमें से आप एक मील स्किप करेंगे तो आपका वेट लॉस भी स्टार्ट होगा, और जिनको वेट लॉस की जरूरत नहीं है उनका बहुत वेट लॉस नहीं होगा। एक वेट पे आके बॉडी स्टेबल हो जाएगी। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है? ये तो हमारे बच्चों को हम क्लास 5-6 में पढ़ाते हैं, सभी बच्चों को पढ़ाए होंगे अपने अपने। कितना परसेंट वाटर से बॉडी बना है? 70%। पूनम जी के लिए क्लैप करिए, सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया, वेरी गुड। ओके, प्रवीण जी 80% नहीं है, 60 to 70% है। तो अगर हमारा बॉडी 70% वाटर से बना है तो हमें कितना चीज बॉडी में वाटर रिच डालना है और कितना ड्राई डालना है, ये आपको समझ में आया? अगर हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है तो ऑलमोस्ट हमारे थाली का, हमारे दिन भर के जितनी चीजें हम खाते हैं उसमें से 70% वाटर रिच होना चाहिए। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, more than 50% of your diet should be fresh fruits and fresh vegetables. बात समझ में आई? ओके, तो
मैं पेशेंट्स में वेट लॉस क्लिनिक भी चलाती हूँ मेरे हॉस्पिटल में, और मेरे पीसीओडी पेशेंट्स हैं और इनफर्टिलिटी पेशेंट्स हैं, वेट लॉस करके आते हैं मेरे पास। तो एक बार मैंने मेरे पेशेंट को बताया कि भाई तुमको फ्रूट्स खूब खाना है, खूब सैलेड्स खाना है, अगले महीने तक देखते हैं तुम्हारा वेट कैसा रहता है। अगले महीने देखा तो 3 किलो बढ़ गया। मुझे समझ में नहीं आया क्या गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने उससे डिटेल में डिस्कस किया तो पता चला कि वो तो पूरा मील ले ही रहे हैं 3 बार 4 बार, और उसके साथ में फ्रूट्स और सैलेड्स भी खूब सारा ऐड कर दिया। तो करना क्या है आपको? रिप्लेस करना है, ऐड नहीं करना है। यानी कि जब आप 2 मील्स पर डे खा रहे हैं तो बाकी बचे हुए टाइम पे आपको फ्रूट्स एंड सैलेड्स की क्वांटिटी अच्छे से लेना है, और लंच जो आप लेंगे यानी कि जो फर्स्ट मील ऑफ डे रहेगा उसमें काफी सारा सैलेड लेना है आपको। क्लियर हुआ? ओके। फ्रेश वेजिटेबल्स का मतलब है फ्रिज में रख रख के सब्जियों को नहीं खाना है। मार्केट से सब्जी 1-2 दिन की ही लाइए। ये दधीच जी ने पूछा अभी। क्वेश्चंस हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है? 50%, मोर देन 50% शुड बी फ्रूट्स एंड सैलेड्स। ये समझ में आ गया? क्लियर? ओके। अब हमारा 5th पॉइंट, बी एक्टिव। बी एक्टिव मतलब जैसे कि मोबाइल पे कॉल आया, आप सोफे पे बैठे हुए थे, आप या तो सोफे पे बैठे बैठे भी अपनी बहन से आधा घंटा बात कर सकते हैं, या आप बालकनी में वॉक करके भी आधा घंटा बात कर सकते हैं। कौन सा बेटर होगा? वॉक करना। ओके। तो बी एक्टिव का मतलब है कि आपको एक्सरसाइज तो करना ही है, योगा करना है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बट आप जो दिन भर भी करते हैं उसमें से आप देखिए कि किसमें आप चल के एक्टिव होके आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आलसी नहीं बनना है, इसका मतलब ये है, ठीक है? तो इसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? शिशी योगा लेवल 1 हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है आर्ट ऑफ लिविंग का। योगी जी के साथ मैंने अभी किया और रिपीट करती रहूंगी, इतना अच्छा प्रोग्राम था वो। और जब मैंने फर्स्ट टाइम आज से 10 साल पहले शिशी योगा लेवल 1 किया था तो मुझे समझ में आया था कि मैंने लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंट चीज आज तक मिस की है। तो आप में से कोई भी यदि होंगे और जो अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो उनका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि उनको शिशी योगा लेवल 1 करना है। और हमारे इसके सबसे अच्छे टीचर हमारे साथ बैठे हुए हैं, योगी जी। तो ये प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है आर्ट ऑफ लिविंग का, और इस प्रोग्राम ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी। और अगर आप सीरियसली इसको फॉलो करेंगे नेक्स्ट 40 डेज सीखने के बाद, तो आपको अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी में जो चेंजेस होंगे आपको फील होने लग जाएंगे। तो एक्टिव होने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। स्विमिंग पूल, स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। वॉकिंग करना ही है हमको रेगुलरली। एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बताया गया है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे 5 डेज अ वीक, मतलब हफ्ते में 5 दिन, और कम से कम 5 दिन, मतलब 7 दिन कर सकते हैं तो 7 दिन करिए, बट एटलीस्ट 5 डेज तो करना ही है, और उसमें 30 मिनट्स पर डे, ठीक है? इतना एक्सरसाइज हमारे लिए एकदम जरूरी है, ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में बात करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे पता है। इसको थोड़ा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? हमारा 6वां पॉइंट है लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक। लो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कार्ब क्या होता है पहले समझना पड़ेगा। जो आप रोटी और चावल खाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? तो हमारी थाली जब हम खाते हैं खाना, तो हमारा रोटी और चावल की मात्रा ज्यादा होती है, सब्जी और दाल थोड़ा कम होता है। पर अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है और आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस करना है, तो आपको सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम नहीं करेंगे तब तक आपका वेट लॉस स्टार्ट नहीं होगा। तो मात्रा कम करना है मतलब भूखे नहीं रहना है, मात्रा कम करने का मतलब है कि दूसरी चीजों को बढ़ाना है। जैसे कि हमने बात किया था फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स की। तो जब आप रोटी खाते हैं, मान लीजिए आप 3 रोटी खाते हैं डिनर में,
तो उसको 2 करके आप थोड़ा सा लौकी तरोई की सब्जी को बढ़ा सकते हैं। मान लो आप लंच में 2 कटोरी चावल लेते हैं तो उसको 1.5 कटोरी करके सैलेड्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो आपको कोशिश करना है कि कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी आपकी कम रहे। ठीक है? उसके बाद है प्रोटीन। तो अगर हमको वेट लॉस पे चलना है तो हमको लो कार्बोहाइड्रेट करना है, लेकिन प्रोटीन मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट प्रोटीन यानी प्रोटीन बहुत कम नहीं करना है हमको, है ना। प्रोटीन खाने का बेस्ट टाइम होता है सनसेट के पहले, ठीक है, क्योंकि वो हैवी टू डाइजेस्ट होता है और हम सनसेट के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारे लंच या जो भी हम ले रहे हैं फर्स्ट हाफ में, उसमें हमको प्रोटीन्स यानी कि दालें ऐड करनी है। तो आप सबके घर में कौन सी दालें बनती हैं? दाल का नाम लिखिए। मैक्सिमम हफ्ते में 5 दिन कौन सी दाल बनती है? तुअर, उड़द, मूंग दाल, अरहर, चना, मूंग। तुअर, मूंग। ओके। आप में से कितने लोग आप में से कितने लोग जितनी भी वैरायटी मार्केट में दालों की उपलब्ध है वो सभी बनाते ही हैं, कि किसी एक दाल को ज्यादा बनाते हैं? वैरायटी बनाते हैं तो वैरायटी लिखिए। रेयरली, एक को ज्यादा बनाते हैं, 3 दाल ज्यादा बनाते हैं, वैरायटी बनाते हैं, रेयरली बनाते हैं। ओके। तो आपको कैसे खाना है दाल? दालों की वैरायटी खाना है। रहर दाल या चना दाल या जो भी एक दाल आपके यहाँ चलती है उसका नंबर 8-10 दिन में एक बार आना चाहिए। दाल साबुत हो, छिलके वाली हो तो ज्यादा प्रोटीन मिलेगा आपको। और जब आप वैरायटी खाएंगे तो डिफरेंट एमिनो एसिड्स मिलेंगे आपको। जब डिफरेंट एमिनो एसिड्स मिलते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होती। ठीक है? तो प्रोटीन की वैरायटी खाना है। ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे फैट की। तो फैट हाई अमाउंट लेना है। ये हो सकता है आपके लिए नया हो, कुछ नई सी बात लगे आपको। हमने लो कार्ब बात की, हमने मॉडरेट प्रोटीन बात की, और हम बात कर रहे हैं हाई फैट लेना है। हाई फैट का मतलब कल से समोसा और बड़ा खाना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो कोई गलत कॉन्सेप्ट यहां से लेके नहीं जाएंगे। फैट का मतलब गुड फैट खाना है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि गुड फैट क्या होता है। ठीक है? गुड फैट जैसे कि आप जितने भी ऑयल खाते हैं वो सब एक प्रकार के फैट हैं, घी खाते हैं वो एक प्रकार का फैट है। ठीक है? लेकिन हम इसमें गुड फैट है वो कैसे पता करें? तो अगर आप देसी गाय का घी खाते हैं, देसी गाय का घी, A2 मिल्क का घी खाते हैं, दैट इज गुड फैट। लेकिन कितना भी खा सकते हैं या उसका हलवा बना के खाना है, ऐसा नहीं है ना। आप दिन भर में 3 से 4 चम्मच देसी गाय का घी खाना है। क्या कब खाना है? कार्बोहाइड्रेट के साथ। जब आप रोटी या चावल खाते हैं उसमें आपको घी ऐड करना है। ठीक है? इसलिए उसका हमारे कल्चर में बोलते हैं ना, शुद्धिकरण करते हैं घी डालने से। गुरुदेव कितनी बार इस बात को बोलते हैं कि जब आप चावल या रोटी खाते हो तो उसमें घी डालो। तो कुछ साल पहले मुझे समझता नहीं था कि गुरुदेव घी खाने क्यों बोलते हैं। फिर जब मैंने स्टडी की तो मुझे समझ में आया कि ये आपके फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है, यानी कि तेजी से शुगर बढ़ने को रोक देता है। यानी कि आप कॉम्प्लेक्स हो गया कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो जैसे कि आप अगर बिना घी के चावल खाएंगे तो आपका शुगर राइज सडन करेगा, लेकिन अगर आप घी डला हुआ चावल खाएंगे तो आपका शुगर राइज बहुत धीरे धीरे करेगा। और एक फायदा घी डालने से और होता है कि आपको बहुत देर तक फुलनेस का एहसास रहेगा, यानी जल्दी भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे ब्लड शुगर रिलीज करता है, तो काफी देर तक ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है। ठीक है? तो गुड फैट और किस प्रकार से हम ले सकते हैं? एक तो देसी गाय का घी हो गया जिसे हमको कार्बोहाइड्रेट पे डाल के खाना है। दूसरा, जो हमारे ऑयल्स हैं वो आपको अगर कोई लोकल कच्ची घानी से निकाल के दे सकते हैं, जैसे हमारे बिलासपुर में उपलब्ध है, हम लोग वहीं से लाने लग गए आजकल। तो ऐसे आप लोकल निकलवाओ तेल, रिफाइंड तेल खाना बंद करिए। ठीक है? तेल में बहुत मिक्सिंग भी बहुत होती है, वो भी बहुत जरूरत है ध्यान देने की। बहुत ज्यादा
मिक्सिंग तो आजकल पता ही नहीं चल रहा है कि किस चीज में हो रही है और किस चीज में नहीं हो हाँ, रही। मुझे तो लगता है कि हम लोग शायद पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि किसमें किसमें मिक्सिंग हो रही है। सब में मिक्स हो रहा है, इसलिए हाँ, शायद लॉ भी लेके आए कि मस्टर्ड ऑयल में मिक्स नहीं कर सकते कुछ, और अभी अच्छा बात चल रही थी। अच्छा। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हम बोल रहे हैं गुड फैट खाना है, तो गुड फैट एक हमने पहला बताया देसी घी के रूप में, दूसरा हमने बताया तेल यानी कि जो कच्ची घानी के निकले हुए हैं पहला, और दूसरा आप जैसे कि ये मूंगफली के तेल में आप लोग सब्जी बनाते हैं मान लीजिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधे मूंगफली को कूट के बारीक और उसका छोंक लगा दीजिए। आप समझ रहे हैं, मूंगफली का तेल मूंगफली से ही तो निकला है ना, जिस चीज का तेल है उसका डायरेक्ट छोंक लगाइए, तो उसमें आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगी और डायरेक्ट उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप कोकोनट ऑयल में बनाना चाहते हैं तो कोकोनट को ग्रेट कर दीजिए और पहले कोकोनट का छोंक लगा दीजिए। ठीक है, तिल के तेल की बजाय तिल का छोंक लगा दीजिए। तो कभी इस प्रकार से भी आप सब्जियां बना सकते हैं। फिर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दैट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ गुड फैट। तो ओवरनाइट सोक्ड ड्राई फ्रूट्स अगर आप यूज करते हैं तो आपके बॉडी की फैट रिक्वायरमेंट काफी कुछ कवर हो जाती है। सुबह ठीक सुबह है, टी को भी रिप्लेस कर सकते हैं आप ना, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दीजिए पानी में, फिर उनको खाइए तो आपको अच्छा फैट भी मिल गया, और जो हल्की सी भूख होती है वो भी ठीक हो जाती है। बहुत इसके अच्छा। बाद योगा भी कर सकते हैं। सुबह के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। कुछ लोगों का क्वेश्चंस था बीच में कि भूख लगे तो क्या करें, ये योगी जी ने अभी बता ही दिया कि रात भर के फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स को अगर आप सुबह चबा चबा के खा लेते हैं तो आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी और आपको ताकत भी पूरी मिल जाएगी और कोई नुकसानदायक चीज भी आपने नहीं खाई, फायदेमंद चीज खाई है ना। हाँ, लेकिन ड्राई फ्रूट को पानी में डाल के खाएं, क्योंकि नहीं तो वो फिर डाइजेशन बड़ा दिक्कत बिल्कुल होगा। बिल्कुल, ओवरनाइट सोक करना बहुत ज्यादा जरूरी है ड्राई फ्रूट को। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा हाई फैट कंटेंट। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बहुत ही सोच विचार करके आपके आज के इसमें ऐड किया है, वो है सन एक्सपोजर, सूरज का एक्सपोजर। मैं अपने रूटीन की ओपीडी में पेशेंट्स को देखती हूँ कि उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि धूप निकल गई है तो हमें बाहर निकलना चाहिए, या सुबह हो गई है तो कुछ काम, सब्जी काटने का काम भी हम कम से कम बाहर की धूप में बैठ के कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सुबह के समय बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हो, कुछ लोगों को सुबह से ऑफिस जाना होता है, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, बट आपकी बॉडी आपके लिए वन ऑफ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसको आप अगर अभी केयर नहीं करेंगे तो आप कभी उसके जो बेनिफिट्स अपनी बॉडी को दे सकते हैं आप उससे बहुत पीछे चले जाएंगे। सूरज की रोशनी से हमारे बॉडी में एक हार्मोन बनने का स्टार्ट होता है, उसे सेरोटोनिन बोलते हैं। ये जो हार्मोन होता है ये मूड हार्मोन होता है। मूड हार्मोन यानी आपके मूड को अपलिफ्ट करता है ये। तो आप अनुभव करेंगे कि जिस दिन आप सूरज की रोशनी में काफी देर, आधा पौन घंटा वहां बैठते हैं, वहां एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो उस दिन आपको काफी बेटर फील होता है दिन भर। और जिस दिन आप सूरज की रोशनी में 2-4 दिन नहीं निकलते हैं तो आपके मूड में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। इस पे काफी बड़ी स्टडी हुई है वेस्ट में और काफी बड़ा लिटरेचर है इस पे। अच्छा, ये तो एक पहली बात की हमने कि मूड इंप्रूव करता है सनराइज। इसके अलावा बहुत बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स हैं जो आप सुनते हैं कि विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी में, है ना। तो हमारा देश जहाँ पे सूरज इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसके बाद भी हम सबको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है और हम सबको विटामिन डी खाना पड़ रहा है ना। तो ये इससे हमको बचना है। नेचुरल तो नेचुरल ही होता है और केमिकल केमिकल होता है ना। तो केमिकल हमारी नेचुरल चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी। जो नेचुरल सनरेज का बेनिफिट है उसको आपको रोज उठाना है। कम से कम 20 मिनट्स आपको सन एक्सपोजर बॉडी का मिनिमम होना ही चाहिए, वो भी मॉर्निंग सनरेज में, यानी कि तेज धूप में, 10 बजे के बाद की धूप में नहीं। कुछ डॉक्टर्स और कुछ वेस्टर्न लिटरेचर कहता है कि 10 बजे से 2 बजे की धूप में ही विटामिन डी बनता है, बट ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। ये जितनी भी स्टडीज होती हैं ये सब वेस्ट में होती हैं और वेस्टर्न लिटरेचर को इंडिया में एज सच ले आया जाता है।
तो वेस्ट में धूप होती ही नहीं है, वहां 10-11 बजे ही धूप निकलती है, तो उनको लगता है कि उसी समय सनरेज से विटामिन डी बन सकता है, लेकिन इंडिया में सनरेज से विटामिन डी सुबह 6 बजे से बनना शुरू हो जाता है ना। तो आप जब भी सो के उठते हैं उसके बाद तुरंत 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको बालकनी में, छत पे या खुली हवा में बाहर निकलना है। इससे 2-3 फायदे और होते हैं। एक तो आपकी हड्डियों की हेल्थ इंप्रूव होती है, और दूसरा कुछ प्रकार के कैंसर्स में रोकथाम करता है अगर आप रेगुलर सनरेज से अपने बॉडी को एक्सपोज करते हैं, मॉर्निंग सनरेज से। यदि कभी मॉर्निंग सनरेज आप नहीं ले पाए तो सनसेट के समय जो सनरेज होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। कम से कम आधा घंटा उस समय फिर अपनी बॉडी को एक्सपोज करिए। एटलीस्ट 30% ऑफ योर बॉडी सरफेस, माने आपका स्किन एक्सपोज होना चाहिए। पूरे कपड़े ढक ढुका के अगर आप सनरेज में बैठते हैं तो वो ज्यादा काम नहीं करेगा। लाइट कलर के कपड़े पहनिए और बॉडी की सरफेस यानी स्किन को 30% एटलीस्ट बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में डॉक्टर ज्योति ने भी अपनी स्लाइड्स में बताया, वो है फास्टिंग। फास्टिंग पे बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है। अब चूंकि रिसर्चेस इंडिया में नहीं होती हैं, नहीं तो फास्टिंग के बारे में इंडिया से ज्यादा और कोई नहीं बता सकता था, क्योंकि हम सभी ने फास्ट किया है। हम अपने मम्मी, अपने दादी नानी को बचपन से फास्ट करते देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो फास्टिंग के 2 तरीके मैं आपको समझा रही हूं यहाँ पे। पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग और दूसरा है वंस अ वीक फास्टिंग। ठीक है, पहला इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि डेली रूटीन में आप कैसे फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि योगी जी ने शुरुआत में बताया कि खाना जल्दी खाना है। अगर आप शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, 7 बजे डिनर खत्म हो चुका है आपका, और उसके बाद आप 16 घंटे तक अगर कुछ नहीं खाते हैं, यानी कि अगले दिन आप 11 बजे खाते हैं, और ये जो 16 घंटे है इसमें आप कुछ चीजें ले सकते हैं, जैसे कि विदाउट कैफीन ग्रीन टी ले सकते हैं। आपको सुबह उठकर अगर कुछ फील हो रहा है तो नारियल पानी ले सकते हैं। ऐसा कुछ पूरा लिटरेचर में रिसर्च है। अगर आप 16 घंटे कुछ नहीं खाते और बचे हुए 8 घंटे में अपना 2 मील लेते हैं तो ये कैंसर से प्रोटेक्शन देता है आपको। हम यहाँ पे वेट लॉस की बात कर रहे हैं, और लेकिन बार बार हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आपस में रिलेटेड है। गठबंधन है ये पूरा, एकदम बहुत बड़ा गठबंधन है। तो जब तक आप ओबेसिटी को कट डाउन करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सही लाइफ स्टाइल्स को ऑप्ट नहीं करेंगे, ये सभी बीमारियां लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे आपको पकड़ेंगी ही। तो पहला फास्टिंग का तरीका हमने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको बोला जाता है 16:8। 16 घंटे 16 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना है, और बचे हुए 8 घंटे में आपको जो हेल्दी फूड है वो लेना है। अगर आप 16:8 नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 15 घंटे रखिए और 9 घंटे में खाइए। वो भी नहीं कर सकते तो 14 घंटा रखिए और 10 घंटे में खाइए। बट द बेस्ट थिंग इज 16:8। तो जहां से भी आप शुरू करें, आपका टारगेट होना चाहिए कि धीरे धीरे आपको 16:8 पे शिफ्ट होना है। ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग समझ में आया। अब सेकेंड है वंस अ वीक फास्टिंग या वंस इन अ 15 डेज फास्टिंग। तो अभी परसों की बात है, ओपीडी में मेरे एक पेशेंट आई, काफी ओबेस, आते साथ उसको डायबिटीज डिटेक्ट हो गया मेरी ओपीडी में। फिर मैंने उसको बहुत सारा लेक्चर दिया, बेचारी चुपचाप सुन रही थी बैठ के। फिर मैंने उसको बोला चलो डाइट चार्ट ले लो, तो डाइट चार्ट लिया उसने। फिर मैंने उसको लास्ट में फास्टिंग समझाना शुरू किया, तो बोली रुकिए रुकिए मैडम, फास्टिंग तो मेरे को आता है। उसको लगा चलो एक जगह पे तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो फास्टिंग एक दिन में, हफ्ते में एक बार कर रही है। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा फास्टिंग कैसे करते हो, तो बोली कुछ नहीं मैडम, बस 3 टाइम 1-1 कप चाय पी लेती हूँ, दिन भर कुछ नहीं खाती। मैंने बोला ऐसा फास्टिंग से तो तुम फास्टिंग ना करो तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा फास्टिंग नहीं करना है आपको ना, कि जिसमें आप अनहेल्दी फूड या शुगर, हाई शुगर कंटेंट या ऐसी मनपसंद चीजों को
इंजेस्ट करने के लिए आपका फास्ट नहीं है। कुछ लोग 9 दिन नवरात्रि भी रखते हैं, बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोग सही तरीके से नहीं रखते हैं। कई बार मेनू चेंज करने को भी फास्ट समझ लेते हैं हम लोग। हाँ, एकदम। तो फास्टिंग के दिन आपको कोशिश करना है, मतलब एक्चुअली में मैं थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, कोशिश करना है। एक्चुअली में फास्टिंग का मतलब होता है नो शुगर, ठीक है। तो चाय भी आपका फास्ट आपने नहीं रखा अगर आप चाय पी रहे हैं तो, ठीक है। एक्चुअली चाय में मिल्क पड़ता है, वो उसको बहुत हैवी बना देता है। चाय पत्ती इटसेल्फ इज नॉट अ गुड थिंग, फिर उसमें शुगर पड़ता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। तो ओवरऑल चाय इज नॉट गुड। हम सभी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ एक टाइम, मेरे को भी, मैं भी हैबिचुएटेड हूँ उसकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है तो मेरे लिए 1 कप चाय बनती है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में, जब मैं जिस दिन मैं फास्ट रखती हूँ उस दिन मैं केवल ग्रीन टी लेती हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा मेरा कट जाता है ठीक है। तो फास्टिंग जो आपको वंस अ वीक रखना है, हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार या एकादशी के एकादशी, आप जैसे भी रखना चाहें, उसको फास्ट को आपको सही तरीके से रखना है। फास्टिंग में कायदे से, जिस पर स्टडी हुई है, लिटरेचर है जो, वो आपको 2-3 चीजें अलाउ करता है। ग्रीन टी आप ले सकते हैं। लिटरेचर जो वेस्टर्न है, वेस्ट में कॉफी काफी फेमस है, तो वो लोग ब्लैक कॉफी अलाउ करते हैं, बट मुझे लगता है कि कॉफी इज नॉट गुड फॉर बॉडी, तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और आप वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं। अगर आप, जैसे हम पूजा पाठ या भगवान के लिए व्रत रखते हैं तो हम नमक नहीं लेना चाहते, बट इन जनरल अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए फास्ट कर रहे हैं तो आप वेजिटेबल सूप्स जो लेते हैं उसमें सेंधा नमक या काला नमक डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। उससे आपको कभी ऐसे किसी को लो बीपी का प्रॉब्लम है या ऐसी कोई दिक्कत है तो वो भी नहीं आएगी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आप फास्टिंग में बिल्कुल ले सकते हैं। और उसमें फास्टिंग आप कैसे करेंगे, जैसे पहले दिन आपने 7 बजे खाना खाया, उसके बाद से आप पूरे लिक्विड्स पे रहेंगे अगले दिन, और अगले दिन फिर आप जिस टाइम पे 11 बजे जो खाते थे उस टाइम पे आप खाएंगे। तो फास्टिंग आप जैसे ही शुरू करेंगे आप पाएंगे कि आपके शुगर लेवल्स इमीडिएटली स्टेबल होने लग जाएंगे, आपका एक्स्ट्रा फैट इधर उधर का डिसॉल्व होने लग जाएगा, और आपको बहुत बेहतर फील होगा, अपने आप पे कंट्रोल फील होगा आपको। तो ये मेरे 10 टिप्स थे आपके लिए, और अब अगर आप लोग चाहें तो हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है तो मिल्क ले सकते हैं क्या बीच में? नहीं, एक्चुअली मिल्क इज नॉट अलाउड इन इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब दैट 16 आवर्स मिल्क बहुत हैवी होता है, और मिल्क में लैक्टोज होता है। लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर ओनली। और अगर आपको एक्चुअल मिल्क मिल रहा है, A2 मिल्क, देसी गाय का दूध। अच्छा, एक बात और है, हम लोग मिल्क के लिए बहुत क्रेजी हैं, लेकिन एक्चुअली में मिल्क बढ़ते हुए बच्चे जिनकी हड्डियां बढ़ रही हैं उनके लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं बोलूंगी कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। अदरवाइज अगर हमारी हाइट स्टेबल हो गई है, हम 25-30 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं, तो हमारे लिए मिल्क जरूरी नहीं है। उसकी जगह आप, जैसे हमारी कैल्शियम की जो हम फिर बात करते हैं कि कमी कैसे पूर्ति करें, तो बहुत सारी चीजें हैं कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए। आटे की जगह रागी का आटा खाना शुरू करिए, हफ्ते में 2-3 बार रागी की रोटियां बनाइए। तिल आप सेक के रखे रहिए डब्बे में, खाना खाने के बाद थोड़ा तिल, थोड़ा फ्लेक्स सीड्स होते हैं जो, उनको आप मुंह में डाल लीजिए। तो इस और ऐसी बहुत सारी चीजें निकल आएंगी जिससे आप अपना कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। दूध बहुत हैवी होता है। B12 के लिए क्या कर सकते हैं? एक्चुअली योगी जी, B12 हमारे बॉडी में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो ही B12 बनाते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम खेतों से तोड़ के बहुत चीजें खा लिया करते थे, तो उसमें जो मिट्टी चिपकी होती थी उससे हमको B12 मिलता था। अभी जो हम बहुत ज्यादा फलों को और सब्जियों को धो के खा रहे हैं, और जरूरी भी है क्योंकि पेस्टिसाइड्स चल रहे हैं और इतना सब प्रॉब्लम है अभी, तो धोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम B12 में डेफिशिएंट हो गए हैं। दूसरा कारण क्योंकि हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया की जगह हमारा जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो काफी डिस्टर्ब रहता है आजकल। काफी लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए हमारा B12 लेवल कवर नहीं हो पाता है। तो और अभी हम दूध भी, जो डेयरी से हमको B12 मिला करता था, वो भी हमें गुड क्वालिटी मिल्क नहीं मिल रहा है, तो इसलिए B12 सप्लीमेंटेशन ही मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए।
अगर B12 कमी की है, टैबलेट्स, B12 के B3। लिए कई लोगों ने पूछा था, अगर B12 की आपको कमी लग रही है तो फिर सप्लीमेंट ले सकते हैं, ऐसा जी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और क्या क्वेश्चंस हैं इसमें? अगर क्वेश्चंस ले लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, फास्ट में फ्रूट लेते हैं तो क्या उससे? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम 16:8 की बात कर रहे हैं, उसमें फ्रूट्स नहीं ले सकते। आप धीरे धीरे शुरू करिए, आप उसको एकदम से आप लोग स्टिक मत करिए। आप ड्राई फ्रूट्स ओवरनाइट सोक्ड ले लीजिए, आप उसको 15:9 कर लीजिए, और नाश्ते के 1 घंटे पहले या जो भी आप 11-10 बजे खाने वाले हैं उसके पहले आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। एकदम से शुरू मत करिए, धीरे धीरे शुरू करिए। बट एक्चुअली स्पीकिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग में ड्राई फ्रूट्स भी नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से जैसे सैलेड को रात में नहीं ले सकते, वो बोलते हैं सुबह लेना चाहिए, तो आपका क्या विचार है उस पर? बिल्कुल सही है योगी जी, बिल्कुल सही है। एक्चुअली एलोपैथ जो होता है ना, जो हमारी अंग्रेजी मेडिसिन है, ये डिफाइन नहीं करती हैं हमको कि हमको किस समय पे क्या चीज खाना है। अच्छा। तो आयुर्वेद का जितना मैंने भी स्टडी किया है और जितने मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से डिस्कस किया और अपनी लाइफ में और अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से देखा है, हमें इवनिंग सनसेट के बाद सैलेड्स नहीं खाना चाहिए। हाँ, उससे होता क्या है, हमारा जो वात है ना वो प्रिंसिपल बढ़ता है और गैस बनती है, वात बढ़ेगा। तो सुबह हम खाएं जितना भी, मैं तो ये बोलता हूँ ब्रेकफास्ट में 2/3 आपका सैलेड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात है। डायबिटिक भी कंट्रोल होती है और काम अच्छा करता है। ऐसे आप छोटे-छोटे सलाद बनाओ, 2/3 सलाद रखो, 1/3 में अपना जो आपको कार्बोहाइड्रेट वो डिवाइड करो, तो बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आया है योगी जी अभी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या सिर्फ 2 मील लेने हैं? हाँ, ओके, ये एक बहुत क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन साथ में ये भी था कि 2 मील का मतलब क्या है? ब्रेकफास्ट मील में नहीं आता, तो आप दोनों को कवर मैं यही कीजिए। यही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आप एक बात मुझे बताइए कि आप 16:8 खा रहे हैं, मतलब 16 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं और 8 घंटे में खा रहे हैं। आप 8 घंटे में कितनी बार खा पाओगे? आप खा ही नहीं पाओगे 2 बार से ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात, आयुर्वेद के हिसाब से 2 टाइमिंग हमारे बॉडी के लिए खाने के लिए सही रहती है। योगी जी कुछ गड़बड़ होगी तो बताइएगा। तो 2 टाइमिंग आयुर्वेद के हिसाब से खाने के लिए बिल्कुल सही होती है। वो होती है 11 से 1 सुबह के समय, और एक होती है शाम को 5 से 7 के बीच में। ये टाइमिंग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से बिल्कुल मैच करती है। आप जब 16 आवर्स कुछ नहीं खाएंगे तभी तो आप 2 बार खा पाएंगे। अगर आप 3 बार खाने की कोशिश करेंगे तो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो ही नहीं पाएगा, और आपको भूख लगने पे खाना है, हमने कहा है। तो 8 आवर्स में आप 2 बार खा रहे हैं तो भूख कहाँ लगेगी आपको? ठीक है। अच्छा, इसमें जी आयुर्वेद ये आपने जो बताया आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही है। आयुर्वेद ये बोलता है दोपहर में खाना है, तो एक पहर 3 घंटे का होता है, दोपहर मतलब 6 घंटे, सूरज उगने के 6 घंटे के अंदर आपको हैवी जो मेन आपकी डाइट है वो लेनी है। दोपहर का मतलब ये होता है। तो आपको अगर 6 बजे सूरज उग रहा है तो 12 बजे से पहले आपको खाना है अपना अच्छा सा खाना। तो जैसे अपन अपने यहाँ अभी क्या सिस्टम चल गया है योगी जी, इंडिया में हम लोग पूरा वेस्टर्न फॉलो करने लग गए हैं। तो हम ब्रेकफास्ट पहले करते हैं, फिर लंच करते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट की वजह ये से बहुत गड़बड़ हो गई है। ये सिर्फ कुछ सालों से चला है, मुझे लगता है 15-20 साल से ये सिस्टम आया है। उससे पहले 20-25 साल पहले लोग पूरा खाना खा पुराने लोगों को मैंने नोटिस किया, सब लोग पूरा खाना खाना पसंद करते हैं सुबह और फिर बाहर जाते हैं, लेकिन सारा रूटीन चेंज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, सोना बदल गया, उठना बदल गया, उससे ना ये त्रुटि आई है हमारे और रहन-सहन एक में। चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी, आप जितने प्रकार के भी ब्रेकफास्ट खाते हैं सब हाई कार्ब हैं। पोहा, हाँ, उपमा, पराठा, आलू की सब्जी ज्यादातर करके लोग ब्रेकफास्ट में जब भी पराठा बनाते हैं तो आलू की सब्जी बनाते हैं, आलू पराठा, और बहुत सारी नाश्ते के जितने भी आइटम्स आप गिनाएंगे उसमें से मैक्सिमम हाई कार्ब डाइट है। तो हमारा पहला जो मील होता है दिन का, वही हमने गड़बड़ ले, उसके साथ फिर सुबह से चाय बिस्किट, पहला तो चाय बिस्किट एक मील हो गया,
फिर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, उसको हाई कार्ब डाइट ले रहे हैं, तब जाके आप लंच में पहुंचते हैं, है ना। तो आप लंच और ब्रेकफास्ट को मिला के एक करिए और उसको 11-12 बजे के आसपास लीजिए, ताकि आपका प्रॉपर बॉडी में जो हो पूरा न्यूट्रिशियस मील जाए एक साथ। Does sleep hours include in intermittent fasting? Fasting has no relation with sleep hours. Sleep hours जैसा कि बताया भैया ने कि आपको 8 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटे की नींद लेना है। दिन में सोने का निषेध है आयुर्वेद में भी। ग्रीष्म ऋतु में, शायद पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने बताया था, ग्रीष्म ऋतु में शायद थोड़ी देर सो सकते हैं। थोड़ा देर, हाँ जी। विटामिन, कैल्शियम, B, D कम है तो क्या करना चाहिए? हमने अभी बात कर ली है, विटामिन D के बारे में बात कर ली, B12। और कुछ नए क्वेश्चंस दिख रहे हो तो रात को राइस ले सकते हैं क्या? क्योंकि रात को ज्यादा भूख नहीं होती और रोटी तो हैवी रोटी होती है, बट दाल चावल विद घी ठीक लगता है। हमने इसमें आपको 2-3 चीजें समझाई हैं ऑलरेडी कि आपको एक तो दाल पल्सेस शाम के समय नहीं लेना है, ये बहुत हैवी होती हैं। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि चावल आपको लाइट लगता है और रोटी आपको हैवी लगती है, आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। हो सकता है किसी को रोटी लाइट लगती हो और चावल हैवी लगता हो। चूंकि आप हैबिचुएटेड है चावल खाने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप राइस ले सकते हैं, बट वही 16:8 आपका एक जो प्रिंसिपल है उसको माइंड में रखना है आपको। और चावल में भी मैं बोलूंगी कि बहुत वैरायटी है इंडिया में, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस और कोदो राइस है हमारे छत्तीसगढ़ में, और ऐसी बहुत सारी वैरायटीज। चेंज करके खाना सीखिए, वैरायटी खाइए, हर चीज की बहुत वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है, और आप वैरायटी खाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। हमारा जो पॉलिश्ड व्हाइट राइस है वो बहुत ज्यादा शुगर राइस करता है, बट जो ये वाले ब्राउन ब्लैक राइस है ये उतना शुगर राइस नहीं करते। कर्ड रात में खाना है कि नहीं? दही रात को वैसे आयुर्वेद के हिसाब से मना है। योगी जी आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? अगर आप यूज टू नहीं है, आयुर्वेद में ये बताया गया कि अगर आप यूज टू है, बचपन से खाते आ रहे तो खा सकते हैं, नहीं खा रहे तो नहीं खाना है। शाम को, सुबह बोलते हैं सुबह हम दही खाते तो अमृत, दोपहर में खाएं तो भोजन, शाम को खाएं तो विष, ऐसे उसका उदाहरण दिया जाता है। Can I take only fruits during breakfast? तो वो ब्रेकफास्ट वर्ड जो है ये हमको कंफ्यूजन देता है। आपको 16:8 फॉलो करना है। अगर आप 16:8 नहीं कर सकते तो 14:10 करिए। आप फर्स्ट थिंग फ्रूट्स बिल्कुल ले सकते हैं, ये मोस्ट न्यूट्रिशियस टाइप ऑफ फूड है। दो ही चीजों में बहुत ज्यादा प्राणा लेवल होता है, एक तो फ्रूट्स में और एक सैलेड्स में, तो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं सुबह से। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फ्रूट्स का खाने का नियम होता है, फ्रूट्स को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं खाते, और फ्रूट्स अगर खाए हैं तो उसके 1 घंटे बाद आप कुछ और खा सकते हैं। योगी जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ, यही 1 घंटे का गैप बहुत अच्छा है, ये मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया था। आश्रम में रहता था तो सुबह ना एक बार फ्रूट खाता था पूरा फिर उसके 1-1.5-2 घंटे में भूख लगी आती है, अच्छी सी भूख लगती है, बढ़िया सी। क्या होता है, फ्रूट डाइजेशन बहुत जल्दी होते हैं, इजी डाइजेस्टेबल है, तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद खा लिया, उसको 2-3 घंटे लगते हैं, तो फ्रूट उसमें फंस जाएगा, उसके अंदर फिर वो फर्मेंटेशन वगैरह होने लगती है। तो हमको उसमें, हम लोग का आदत क्या है, खाने के साथ फ्रूट खाते हैं, इसको बदलना होगा। फ्रूट पहले खाओ या 2 घंटे बाद खाओ, जो डाइजेशन हो चुका है। थोड़ा गैप कितना होना चाहिए खाने के बाद? एटलीस्ट 3 3 आवर्स। घंटे, हाँ 3 घंटे वो रहता है ना, लॉक हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो उसको डाइजेशन के लिए पूरा एसिड वगैरह जो भी लगते हैं, जूस लगते हैं, लॉक हो जाता है स्टमक में, फिर वो वहीं रहता है जब तक वो प्रोसेस ना हो जाए। और फिर फ्रूट को डाइजेशन 1 घंटा लगता है, वो आगे बढ़ जाता है, तो फिर वो फंसा रहता है। एक और क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन मोर ऑन व्हाट टू बी टेकन इन मील्स। मील्स आपको 2 लेने हैं, हमने समझाया अभी। एक बार लंच, ब्रंच, जो भी बोलना चाहें आप उसको, और दूसरा डिनर, अर्ली डिनर। तो डिनर में आपको रॉ चीजें नहीं लेनी है। रॉ माने कच्चा सलाद, कच्चे फल, जो कच्चे फल हम कच्चे रूप में खाते हैं, तो ये कच्ची चीजों को हम डिनर में नहीं लेते हैं सनसेट के बाद, ये नियम है। और जो जितना भी आपको हेवी चीजें, यदि आपको कोई चीज खाने का मन है, जैसे कि मान लो किसी दिन आपको छोला भटूरा खाने का मन है, अब मन हो ही गया, बनाना ही है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसको फर्स्ट हाफ में बनाइए।
क्योंकि जब आप फर्स्ट हाफ में बनाते हैं तो दिन भर की एक्टिविटी से डाइजेस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और आपको फैट के रूप में बदलेगा नहीं और डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा और गैस्ट्राइटिस वगैरह क्रिएट नहीं करेगा। पर अगर आप उसको शाम को खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो वो आपको फैट के रूप में डिपॉजिट भी होगा और आपको गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन सब कुछ करेगा। तो अगर कोई हैवी चीज आपको खाने का मन है किसी दिन, तो आप उसको फर्स्ट हाफ में, जैसे किसी दिन सैंडविच भी खाना है तो आप उसको फर्स्ट हाफ में खाइए, शाम के समय चाय के साथ मत बनाइए। ठीक है, तो ये एक नियम है कि सैलेड्स और फ्रूट्स फर्स्ट हाफ में, और शाम के समय अगर आपको चेंज करना है, जैसे हफ्ते में 2 दिन खिचड़ी रख लीजिए, 2 दिन दलिया रख लीजिए, 1 दिन रोटी सब्जी रख लीजिए, और वेजिटेबल सूप्स आप बना सकते हैं अच्छे से, बहुत सारा वेजिटेबल सूप ले सकते हैं आप शाम के समय, सूप के लिए बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 16 साल का है और बहुत भूख लगती है सुबह उठते ही, तो उसको क्या करूं? बच्चा तो बढ़ रहा है अभी, आप उसको सुबह से अच्छे से दूध और रात भर के सोप ड्राई फ्रूट्स दे दीजिए, और अगर बच्चे का वजन कम है तो शहद डालना है, आयुर्वेद में शहद का बहुत महत्व बताया गया है। शहद दे सकते हैं आप उसको 1 चम्मच, अगर उठते साथ उसको फ्रेश होने के बाद 1 चम्मच शहद पिला दीजिए, फिर दूध ड्राई अगर फ्रूट दीजिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर शहद थोड़ा 1 साल पुराना है तो वेट लॉस में अच्छा काम करता है। तो बढ़ते हुए बच्चे के लिए आप 16 to 8 मत रखिए, उसको हेल्दी फूड देने की कोशिश करिए, जितनी बार भी वो खाएं, महीने में 1 बार भी, एक मतलब महीने में आप जंक फूड से अगर उसको बचा लें और 1 बार या 2 बार ही खाएं, वही मुझे लगता है कि आज के समय में माता पिता की सक्सेस रेट होगी कि 1-2 बार से ज्यादा बच्चा जंक फूड ना खाए, और उतनी बचे हुए दिनों में आप उसको खूब न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड खिलाइए, और आयुर्वेद के कुछ नियम आप फॉलो करेंगे तो बच्चे का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। और ज्यादा पानी डाल के चाय ले सकते हैं क्या? चाय में आप ज्यादा पानी डालिए, कम पानी डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय पत्ती और दूध और शक्कर का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। अगर आपको चाय पत्ती की आदत पड़ गई है, मान लीजिए आपको हेडेक होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ग्रीन टी होती है वो कैफीन फ्री वाली ना लेके, जिसमें निकोटीन और कैफीन है, चाय पत्ती वाली, प्रॉपर चाय पत्ती वाली जो ग्रीन टी होती है, कुछ दिनों के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि आप चाय नहीं ही छोड़ पा रहे हैं, तो कम मात्रा में लीजिए फिर, और थोड़ी पतली बनाइए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो टाइप करिए, और सब बहुत सारे क्वेश्चन है। बोलते हैं बफेलो मिल्क और घी कैसा है, वो सही है, उसको यूज कर सकते हैं? उसमें आप जैसे काउ A2 मिल्क आपने बताया था, तो बफेलो मिल्क के बारे में क्या राय है आपकी? एक्चुअली इस वेस्टर्न साइंस में इसका कोई क्लियर कट नहीं है, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि देसी गाय और ये क्या होती है, उनको तो सिर्फ उसके कंपोनेंट्स के बारे में वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन हालांकि अभी मैंने जो लास्ट लिटरेचर पढ़ा है इसके बारे में, उसमें उन्होंने इंडियन देसी काऊ का काफी उल्लेख किया है। और जैसा कि आयुर्वेद में मैंने समझा है कि गाय के दूध को ही हम पचा सकेंगे, भैंस का दूध बहुत ज्यादा भारी होता है, वो हम लोग नहीं पचा सकते। बाकी योगी भैया डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। हाँ, बफेलो मिल्क देखो क्या होता है ना, जैसा खाए वैसा हो मन, योग ये बोलता है। और देखो बफेलो की आप कैरेक्टरिस्टिक देखो, स्लो चलती है, धीरे धीरे रहता है, इनर्शिया जड़ता के प्रतीक माना जाता है, महिषासुर। तो वो अगर हम लेते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो आ जाता है। जड़ता थोड़ी बढ़ती है। और गाय बहुत जो गाय होती है बहुत एक्टिव होती है, बहुत चंचल होती है, बहुत रिस्पॉन्ड करती है। गाय को अगर ऐसा कर दो तो रास्ता दे देती है, बफेलो हो तो उसको धक्का लगाना पड़ता है। आप नोटिस करना है कभी रास्ते में आ जाए तो ये थोड़ा सा है, उसका असर ऐसा रहता है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। इसमें हाँ, इसका क्वेश्चन है, ये रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे, रिकॉर्डिंग आ जाएगी यूट्यूब पे डाल देंगे ना, पहली पिछला रिकॉर्डिंग का लिंक डाल दो तो लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पे देखना है। और आपके ग्रुप में हम डालेंगे लिंक, ग्रुप है वहां पे मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है इसमें भैया, कौन से फ्रूट्स अच्छे हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, सीजनल खाइए। जैसे कि अभी तरबूज भी मिल रहा है, हालांकि जनवरी का महीना है, पर फिर भी आप मार्केट में अच्छे स्टोर्स में जाएंगे तो वहां पे आपको तरबूज भी मिल रहा है और आम भी मिल रहे हैं। पर हमें पता है कि किस चीज का सीजन है, वही खाइए। और आपके लोकल जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारे लिए, जैसे हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हम हैं,
तो हमारे लिए यहाँ के जो लोकल फ्रूट्स हैं, मैं कश्मीर में नहीं हूँ तो मेरे लिए एप्पल उतना अच्छा नहीं है, मेरे लिए यहाँ की लोकल बेरी अगर मिलती है, मतलब अमरूद अगर मिलता है मुझे, तो वो मेरे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ लोकल कौन से फ्रूट्स होते हैं, कौन से आपके पास के फार्म हाउसेस से आ रहे हैं, कौन से पास के खेतों से आ रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। कश्मीर के एप्पल को तोड़े हुए शायद 1 महीना हो चुका होता है जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं, है ना, तो वो हमारे लिए उतने अच्छे नहीं है। पर हमारे लिए अगर आपके पास के खेत से टूट के बी आ रही है और वो तो ताजी है, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और दूसरी बात, फ्रूट्स की मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। जितने तरह के फ्रूट्स हैं सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, और ज्यादातर कोशिश ये करना चाहिए कि आपने एक फ्रूट अगर खाया है तो तुरंत दूसरा फ्रूट ना खाएं उसके साथ। तो जैसे मिक्स फ्रूट सैलेड कुछ लोग बनाते हैं, इट्स नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या हानि होती है, क्या दिक्कत आती है अगर हम मिक्स करें? नहीं भैया, ऐसे हानि नहीं है। अगर आप मिक्स फ्रूट सैलेड खाना चाहते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पर उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर एक फ्रूट की अपनी एक डाइजेशन कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की। तो हमारे बॉडी में अगर हम एक फ्रूट खाएंगे तो उसका डाइजेशन बेटर होगा। चलिए, तो एक फ्रूट खाओ पूरा भरपेट ऐसे सुबह। मतलब अगर आप मल्टीपल फ्रूट की जगह आप सैंडविच प्रेफर कर रहे हैं, वो गड़बड़ है। उससे अच्छा तो आप मिक्स फ्रूट खा लीजिए, वो बेटर है। लेकिन अगर आप मिक्स फ्रूट की जगह सिंगल फ्रूट खा सकते हैं तो और भी बेटर है। और एक मिल्क शेक का बहुत प्रचलन है अपने यहाँ, कि दूध में चीकू शेक बना लिया और इस तरह की कई चीजें, मैंगो शेक वगैरह। तो ये भी मुझे लगता है कि आयुर्वेद में उतना प्रेफरेबल नहीं है। इसके बारे में योगी जी बताएंगे। हाँ, क्योंकि मिक्स हो गया ना, कफ बढ़ जाता है उसमें। अगर हम कर रहे हैं तो कफा को बढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए तो जैसे जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से वो उचित नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन है कि जूस किसका लें सुबह। कीनू जूस, सुबह कीनू जूस ले सकते हैं क्या? एक तो कीनू अपने रीजन का नहीं है, फिर भी आप कीनू लेना चाहते हैं तो जूस के रूप में मत लीजिए। संतरा भी मिल रहा है, आप संतरा ले आइए, और संतरे के ऊपर का जो छिलका, सफेद रंग का जो ऊपर रेशे रहते हैं, उसके साथ खाइए, जूस मत निकालिए। जूस सिर्फ उनके लिए है जो बेड रिडन हैं, जो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, जिनको हमको न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए उनको कुछ देना है, लिक्विड्स, उनके लिए जूसेस हैं। आप सब के लिए और हम सब के लिए, जो हम लोग वॉकिंग टॉकिंग है, उनके लिए जूस नहीं है। और कोई क्वेश्चन है क्या? इसमें कितने घंटे सोक करना है ड्राई फ्रूट्स को, ये पूछे हैं। तो कम से कम 6 से 8 घंटे सोक करना है। आप रात को भिंगा दीजिए तो सुबह खा लीजिए, सुबह भिंगाए हैं तो शाम को खा लीजिए। और वैसे ड्राई फ्रूट्स आप फर्स्ट हाफ में खाएं तो बेटर होगा, क्योंकि वो थोड़े हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट हाफ में खाएंगे ड्राई फ्रूट्स तो वो बेटर है। और इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स के बारे में पूछा उन्होंने कि बादाम तो भिगा के खाते ही हैं, पर पिस्ता और वॉलनट और काजू, ये सब को भी भिगाना है क्या? इसके बारे में आपका क्या विचार है योगी जी? किसके बारे में? कि पिस्ता वगैरह को भी, अखरोट, पिस्ता, काजू, इनको भी भिगा के खाना है? मुझे लगता है काजू तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, एसिड उसमें बहुत रहता है, जो करते हैं तो वो निकल चुका है, उसकी जरूरत नहीं है, वो खुल चुका है। पर जैसे बादाम है, दूसरी चीजें हैं ये, जिनमें हस्क थोड़ा होता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऐसे एंजाइम रहते हैं जो उसको एक्टिवेट नहीं करने देते, वो इनहिबिट करते हैं उसके एक्सट्रैक्शन को, तो उनको निकाल देना है हमको। इसमें तो ऑलरेडी काजू तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है वो। अगर काजू का आप देखोगे तो उसमें काफी बहुत साउथ में होता है, उड़ीसा में, साउथ में, केरला में, कर्नाटका में भी होता है, आश्रम में भी है काजू के पेड़। इसमें एक प्रश्न आया है कि डायबिटीज व्यक्ति दलिया खिचड़ी खा सकते हैं क्या, और कौन से फ्रूट उनको अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले आप दलिया और खिचड़ी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब किसी भी अनाज को हम बारीक तोड़ते जाते हैं तो उसकी इंसुलिन रिलीज करने की वो बढ़ती जाती है, मतलब वो तेजी से ब्लड शुगर राइज करेगा जितना बारीक हमने तोड़ दिया। जैसे कि आप गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं दलिये के रूप में, मतलब मोटा दलिया है, मोटे दाने हैं, तो वो हमारे लिए ठीक है। फिर वो टूट के सूजी बन गया तो और भी कम ठीक है। फिर उसको पीस के हमने आटा बना दिया तो वो और भी कम ठीक है।
फिर उसको पीस के हमने मैदा बना दिया, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? जितने बारीक हम पीसते जा रहे हैं उसकी वैल्यू घटती जा रही है। तो दलिया वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अगर आप गेहूं का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दलिया बिल्कुल इस्तेमाल करिए, इससे शुगर राइज कम होगा आपका, और विशेष तौर पे आप जब दलिया को घी के साथ खाएंगे। और डायबिटीज व्यक्ति को कौन सा फ्रूट अवॉइड करना चाहिए? फ्रूट अवॉइड, जितने भी मीठे फ्रूट है वो उनको नहीं खाना है। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि चाय में गुड़ डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं, पर आप ये मत सोचेंगे कि गुड़ खाने से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड़ भी आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा, बट हाँ, अगर आपका गुड़ प्रोसेस्ड नहीं है, और आजकल गुड़ भी बहुत प्रोसेसिंग होके आ रहा है, तो उसमें सल्फर है काफी मात्रा में, तो आप देखकर खरीदें कि गुड़ कौन सा है आपका। और जैसा गुरुदेव के आश्रम में बोलते हैं कि शुगर तो उन्होंने एकदम बंद करने के लिए बोला, और गुड़ भी बोला कभी कभी खाइए, तो रेगुलर बेसिस पे मत खाइए। पर हाँ, चाय की हैबिट है और आप शुगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसकी जगह गुड़ बेटर है। तो मेरे ख्याल से हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं लग रहा है। और कुछ क्वेश्चंस है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो कोई पूछ सकते हैं। डिनर में फ्रूट्स खा सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं खा सकते। डिनर में आप सूप ले सकते हैं। फलूदा पूछा है किसी ने। फलूदा तो बिल्कुल शुगर से भरा हुआ होता है और पूरा मैदा होता है। रात को खाली बॉइल्ड मूंग खा सकते हैं क्या? मूंग इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, हमको शाम के बाद प्रोटीन अवॉइड करना है, पर यदि आपको कुछ मूंग या कोई दालों की चीजें इस्तेमाल करनी है तो उसमें मूंग दाल ही बेटर है। रॉ वेजिटेबल जूसेस, इज इट गुड टू टेक इन द मॉर्निंग? एक्चुअली रॉ वेजिटेबल जूसेस को आपको थोड़ा देख के लेना है, जैसे कि इनमें फाइटेट्स और ऑक्जेलेट्स होते हैं। जैसे कि जो आप स्पिनच यानी कि जो पालक के पत्ते वगैरह आजकल काफी बताया जा रहा है स्मूदी के रूप में, तो मैं इससे कहूंगी कि थोड़ा सा संभल के लेंगे इसको, क्योंकि इनमें काफी फाइट्रेट्स हैं इन पत्तों में, और इनसे रिनल स्टोन्स वगैरह बनने का चांस रहता है। तो हल्का सा स्टीम कर लें, अगर हल्का सा, बहुत हल्का सा, तो उनके फाइट्रेट्स ऑक्जेलेट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपको स्टोन क्रिएट नहीं करते बॉडी में। और वेट कंट्रोल करने के लिए किसी ने पूछा है, 98 केजी वेट है, हाइपरथायरॉइड है, 63 इयर्स एज है। वेट कंट्रोल करने के लिए कोई एज नहीं होती। आप 63 इयर्स एज है तो आप कोई बहुत बुजुर्ग नहीं हो गए हैं, आप बिल्कुल अभी से कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। 16:8 स्टार्ट मत करिए, पहले 14:10 स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इम्प्रूव करिए। कुछ पूछ रहे हैं कि थायराइड की दवाई सुबह से उठ के लेना पड़ता है और च्यवनप्राश और गर्म पानी लेते हैं। च्यवनप्राश में वैसे काफी शुगर होता है। योगी जी इसके बारे में ज्यादा डिटेल? हाँ, काफी शुगर है। अगर आपको वेट कम करना है तो सुबह सुबह डाबर च्यवनप्राश तो बिल्कुल नहीं लेना। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? च्यवनप्राश का क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है भैया? देखो, अगर लेना शीशी तत्वा का ले लो, थोड़ा कम शुगर है। अगर आप टेस्ट भी करोगे तो आपको नजर आएगा। वो मीठा बनाने की कोशिश नहीं करी है। हम लोगों ने कोशिश भी की थी, गुरुजी ने बोला था गुड़ से बनाए, पर गुड़ से वो फिर रुकता नहीं ज्यादा देर। तो सुबह सुबह मत लो आप दूध पी रहे हो या कुछ खाना खा रहे हो उसके साथ लो। अलग से लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, मील के साथ ले लो आप। इंटरमीडिएट फास्टिंग हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए? इंटरमीडिएट फास्टिंग हमने आपको क्लियरली समझाया, ये रोज के लिए है, हफ्ते में कितनी बार के लिए नहीं है, ये आपका रूटीन है। किसी ने पूछा है 14:10 का मतलब, हमने जैसे अगर आप 16:8 समझ गए हैं और आप 16 घंटे, आप मेरे ख्याल से समझे नहीं है। रात को अगर हमने 7 बजे खाना खाया तो सुबह हम 11 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे, ये 16:8 है। पर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है एकदम से इस पे जंप करने की। आप 14:10 से स्टार्ट करिए, यानी कि आप 7 बजे कुछ खाए हैं तो सुबह 9 बजे से पहले कुछ मत खाइए। दिस इज 14:10, ठीक है? तो 10 घंटे आप खाने के लिए रखेंगे और 14 घंटे विश्राम के लिए रखेंगे। खाने को आपका जो चलते रहती है ये मशीन आपके पेट की, उसको थोड़ा सा विश्राम दे रहे हैं हम।
किसी ने पूछा है 2 मील्स के बीच में क्या लेना है। हमने आपको समझाया आपका बॉडी 70% ऑफ वाटर से बना है, तो जो भी वाटर रिच थिंग्स हैं वो लेना है। वाटर रिच थिंग्स कौन सी हैं? फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, जो आपको प्रकृति से मिल रहा है वो वाटर रिच है ना? फ्रूट और सैलेड ये होते हैं ना, इसमें 90% पानी होता है, ये समझ लेना आप। कोई एक क्वेश्चन है, जिनको कंटिन्यू एसिड की डकार आती रहती है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले खाना कम करिए। आप 2-3 दिन अगर ग्रेन्स नहीं खाएंगे तो आपको डकार आना बंद हो जाएगी। आपका सारा प्रॉब्लम अनाज खाने का है। आप 3-4 दिन के लिए आप फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस और वाटर फास्टिंग आप कुछ दिन करिए, आपको एकदम डकार आना बंद हो जाएगी। फाइटेट्स के बारे में समझाने के लिए लिखा है। फाइटेट्स और ऑक्सिलेट्स 2 चीजें होती हैं जो नेचुरली हमारे जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें पाई जाती हैं। लीफी वेजिटेबल्स माने जिसमें बड़े पत्तेदार होती हैं, जैसे कि अभी ठंड के समय में जितनी भी पत्तेदार भाजियां वगैरह आती हैं, ये सभी में फाइटेट्स और ऑक्सिलेट्स पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं और रॉ रूप में, रॉ माने बिना पकाए, तो वो हमारे बॉडी में स्टोन्स क्रिएट कर सकती हैं। तो उससे बचने के लिए हल्का सा स्टीम किया जाता है उनको। बहुत ज्यादा पकाने से तो उनका न्यूट्रिशन, फोलिक एसिड जो उनके अंदर है, विटामिन B12 है, वो सब खत्म हो जाता है। तो हल्का सा स्टीम करके बनाएं उसको, है ना? मतलब पालक पनीर नहीं बनाना है, वो नुकसानदायक है। उसकी जगह पे हल्का सा पनीर को स्टीम करके और फिर आप उसको ले सकते हैं, ठीक है? शहद के साथ सुबह लेमन जूस और गर्म पानी के साथ हनी और लेमन जूस लेते हैं। आप हनी को बस चेक कर लीजिए आपका सही है कि नहीं। आजकल हनी के बारे में काफी रिपोर्ट्स हम पेपर में पढ़ते हैं कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो हमारा श्री तत्व का हनी लीजिए या ऑथेंटिक सोर्सेस से लीजिए। तो मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं। हाँ, बहुत अच्छे से कवर हो गया है ना? और आपके क्वेश्चन पोस्ट करेंगे ग्रुप में, तो फिर उनके आंसर बाद में भी मिलते रहेंगे आपको, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर सुनीता बहुत अच्छा रहा, काफी क्वेश्चन हम कवर कर पाए, और जो क्वेश्चन बच जाएंगे आप बाद में पूछेंगे, उनको बाद में कवर करेंगे, है ना? तो अगले हफ्ते मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, स्वास्थ्य से जो आपका स्वास्थ्य का लाभ आए। तो गुरुदेव का आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर विदा लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।